चलिए दोस्तों, आज कोरिया के बारे में समझते हैं। आखिर कोरिया डिवाइड क्यों हुआ, क्या है वहां का कॉन्फ्लिक्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट अभी वहां का सिचुएशन कैसा है। चलिए इस पूरे मुद्दे को समझते हैं द यूथ स्पीक्स विद देव के इस एपिसोड में। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. दोस्तों, पहले नॉर्थ और साउथ कोरिया एक कंट्री, एक देश हुआ करते थे, जिनकी ट्रेडिशंस और हिस्ट्री सब सेम है। तो अब ऐसा क्या हुआ कि दोनों कंट्रीज डिवाइड हुए एंड टेक्निकली अब वो हमेशा एक दूसरे के साथ वॉर में रहते हैं। दोस्तों, कोरिया पहले द ग्रेट मंगोलियन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। फिर मंगोलियन एम्पायर के खत्म होने के बाद कोरिया को रूल किया चाइनीज एम्पायर। फिर साल 1897 में कोरिया इंडिपेंडेंट हुआ, लेकिन कुछ समय के लिए। उसके बाद साल 1910 में कोरिया को जापान ने कॉन्कर किया। कोरिया अपनी इंडिपेंडेंस जापान से पीस बाय पीस ले रही थी, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंस मूवमेंट नहीं था। वहां की इंडिपेंडेंस मूवमेंट पीसफुली अपना प्रोटेस्ट कर रही थी। फिर आया साल 1945, जब वर्ल्ड वॉर 2 में हारने के बाद जापान ने सरेंडर किया। जापान के सरेंडर करने से कोरिया इंडिपेंडेंट हो गया, लेकिन दो जोन्स में डिवाइड हो गया था कोरिया, नॉर्थ जोन और साउथ जोन। नॉर्थ जोन को कैप्चर किया सोवियत यूनियन ने एंड साउथ जोन को कैप्चर किया यूएसए ने। इसी घटना की वजह से दो नए देशों का फॉर्मेशन हुआ। सोवियत यूनियन कैप्चर्ड नॉर्थ जोन को नॉर्थ कोरिया या डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया माना गया एंड यूएसए कैप्चर्ड साउथ जोन को साउथ कोरिया या रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया माना गया। किम इल संग नॉर्थ कोरिया के प्रीमियर बने एंड अब उन्हीं की फैमिली नॉर्थ कोरिया पे डिक्टेट करती है। यही वो पॉइंट था जब नॉर्थ और साउथ के बीच डिफरेंसेस आने शुरू हुए। नॉर्थ कोरिया ने फोर्सफुली ओवरटेक करने की कोशिश की साउथ को, और इसी वजह से कोरियन वॉर्स चालू हुए 1950 में। नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट किए सोवियत यूनियन एंड चाइना ने, जबकि साउथ कोरिया के एड में आए बहुत सारे नेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइमरीली यूएसए एंड यूएन। इस वॉर में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई एंड बहुत सारे सिटीज कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए। फाइनली 1953 में दोनों कंट्रीज ने फिर से बात की एंड एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक सीज फायर पे अग्री किए, लेकिन दोनों कंट्रीज ने किसी भी अग्रीमेंट पे साइन नहीं किया। बॉर्डर्स अभी भी इन प्लेस थे एंड पॉलिटिकल व्यू कंटिन्यूड टू बी डिवाइडेड। अगर हम नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं तो शुरुआत में नॉर्थ कोरिया एक वेल्दी कंट्री हुआ करती थी, लेकिन इनकी इकोनॉमी कोलैप्स हुई इन 1990s। नॉर्थ कोरिया को एक स्ट्रिक्ट डिक्टेटरशिप के थ्रू रूल किया जाता है। यहाँ की मीडिया गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ये एक डेवलपिंग कंट्री तो है, लेकिन विद हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉवर्टी एंड फैमिन चैलेंजेस। उसके ऊपर लोगों को ऑप्रेस भी किया जाता है एंड ये उन कंट्रीज में से एक है जिनके हाईएस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स होते हैं। ऑन द अदर हैंड, साउथ कोरिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है एंड एक स्टेबल इकोनॉमी भी है। नॉर्थ कोरिया पर्टिकुलरली अपने इंडिपेंडेंस को सेफगार्ड करना चाहती हैं, इसीलिए 2006 से वो कंटिन्यूअसली अपने न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किया जा रहा है। ये बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन किम जोंग उन, वहां के सुप्रीम लीडर, इस डिसीजन पे एडमेंट रहते हैं हमेशा। 2013 में नॉर्थ कोरिया ने फिर से एक अनऑथराइज्ड मिसाइल टेस्ट किया एंड इस बार यूएन ने नॉर्थ कोरिया पे सैंक्शंस लगा दिए, उनका ट्रैवल बैन कर दिया और उनके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। इसके जवाब में नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के साथ हुए सीज फायर एग्रीमेंट को तोड़ दिया। इस बार साउथ कोरिया भी बैटल रेडी थी। अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो आज नॉर्थ कोरिया के पास कोई भी लीगल एलाई नहीं है, लेकिन साउथ कोरिया को सपोर्ट करने आते हैं यूएसए, यूएन एंड इवन जापान भी। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक पीस ट्रीटी विद प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए इन दोनों कंट्रीज के बीच। कईयों का ये मानना है कि मिलिट्री इन्वेजन ही एकमात्र ऑप्शन है इस वॉर को रोकने का। अब इन दोनों कंट्रीज में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन भारत साउथ कोरिया के साथ अपने रिलेशंस बनाने को देख रही है एंड दोनों कंट्रीज इसी चीज के ऊपर बहुत सारे एफर्ट्स भी डाल रहे हैं। इसीलिए कोई भी प्रेशर ऑन साउथ कोरिया फ्रॉम नॉर्थ इस डिसीजन या इस रिलेशन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंपैक्ट कर सकती है, इफेक्ट कर सकती है एंड इसीलिए इस कॉन्फ्लिक्ट को हमें जानना जरूरी है।